खाना ही अच्छा है और खाना ही बुरा है। काम इंसान को नहीं समझ आती है बात। एक रेस्टोरेंट में कितना कुछ जाता है उसको प्लान करने में। मेन्यू इंजीनियरिंग क्या होती है? कि हमने ना XYZ जगह जगह पे एक प्रॉपर्टी ले ली है जी, यहाँ पे अब हमें ये रेस्टोरेंट खोलना है। आज की डेट में 72% का फेलियर रेशियो है। 100 में से जो लोग कुछ खाने का बिजनेस शुरू करते हैं 72 खत्म हो जाते हर 10 किलोमीटर में एक नई क्यूजीन आ जाती है सर। हैं। वीकेंड पे शाम को किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, जगह ही नहीं मिलती। QSR या क्लाउड किचन, इस टाइप के वो टर्म्स हैं कि भाई खाना अच्छा बना दिया और आपने बस अपना एक ऐप पे मार के घर पे मंगवा लिया, वही खा लिया। वो क्लाउड किचन्स का जो एक बूस्ट मैं बोलूंगा वो कोविड के टाइम पे आया। तो मैकडॉनल्ड्स बोले मेरे को एक प्रीमियम फैमिली को ही केटर करना है, वो शायद खाएंगे बट रोज नहीं खाएंगे, बिकॉज वो कोई एक स्टेटस फैक्टर भी होता है। सर कोविड में रिसेशन नहीं आया, अब तो आएगा। सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम भारतवासी खाने के बहुत शौकीन हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें खाना। अच्छी बात है और इतनी अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन आज जिस इंसान से आपको मिलवा रहा हूँ, उन्होंने, आप चाहे जहाँ भी जाएं, जिस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी छाप वहाँ छोड़ रखी है। बहुत ही अद्भुत कहानी है सिमरनजीत सिंह की। आगरा के हैं आप सिमरनजीत, थैंक यू आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मुझे सर। तो एक बात समझ ही नहीं आई कि सबको खाना खिलाते रहते हैं, खुद इतने स्लिम एंड ट्रिम है, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तभी तो खाना खिला पाते हैं सर। बड़ा ऐसे मतलब इतने रेस्टोरेंट्स को आप पीछे से आप पावर करते हैं, इतने जी खाने के शौकीन हैं हम लोग, सब बाहर जाना चाहते हैं और इतने नए नए ब्रांड्स भी आ गए भारत Agree. में, सारे ग्लोबल ब्रांड्स। अग्री। तो क्या फिटनेस पे क्या करते हैं आप खुद? मतलब जाके चख लेते हैं, छोड़ देते हैं, क्या करते हैं? सर आपने जैसे अभी खुद बोला खाना ही अच्छा है और खाना ही बुरा है। आपको देखना है कि आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक और चीज मुझे बहुत, जिससे मुझे बहुत हैरानी हुई सिमरन जी, जब मैं पढ़ रहा था आपका प्रोफाइल तो देखा कि हर चीज में इंजीनियरिंग है। राइट। मेन्यू भी एक इंजीनियरिंग की तरह से डिवाइस होता है। और मतलब हम तो सोचते हैं कि जी गए अंदर, खाना खाया, बाहर निकल आए, लेकिन एक फूड के बिजनेस को खड़ा करना एक रेस्टोरेंट में कितने कुछ अंदर जाता है। और सर प्रोफेशनल डिग्री भी इंजीनियरिंग ही है, सिविल वो पता है, इंजीनियरिंग मैं उस पे आऊंगा। मैं तभी पूछ रहा हूं कि आप कहाँ से इंजीनियरिंग करके यहाँ भी इंजीनियरिंग ला रहे हैं। ये एक नॉर्मल कंज्यूमर को, एक आम इंसान को नहीं समझ आती है बात जी। कि एक रेस्टोरेंट में कितना कुछ जाता है उसको प्लान करने में। जरा ये बताइए कैसे करते हैं? सर सो बेसिकली जर्नी ऑलमोस्ट 12 साल पहले शुरू हुई। मैं और मेरे पार्टनर पुलकित अरोड़ा, हम लोग सेम कॉलेज में पढ़ते थे। तो जब हम लोगों ने कॉलेज से पास आउट किया तो पुलकित ने कुछ एक फूड ब्रांड शुरू किया। हम लोगों ने पहले कुछ कॉर्पोरेट सिनेरियोज में वर्किंग करी हुई है, 2 साल बिजनेस कॉर्पोरेट सिनेरियो का भी पूरा रियल एक्सपीरियंस एस्टेट है। सेक्टर में थे? मैं रियल एस्टेट में था, इंजीनियरिंग रियल एस्टेट में था। पुलकित MCA उन्होंने किया हुआ है, तो उन्होंने प्रोफेशनल कंपनीज के साथ काम किया। हम लोगों ने 2 साल ऑलमोस्ट काम किया। फिर पुलकित ने कोई फूड ब्रांड एक शुरू किया, आई जॉइंड हिम, दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। हम लोगों ने उस ब्रांड को भी काफ़ी एक्सपैंड किया और वहाँ पे उस ब्रांड को चलाते चलाते हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है। उस टाइम पे आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले किचन कंसल्टेंट या रेस्टोरेंट कंसल्टेंट वाज नॉट अ वर्ड। तो उस टाइम पे हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि हम लोगों ने धीरे धीरे जो चीज़ों के लिए हमें कंसल्टेंसी चाहिए थी उसको खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करी। वो रिजॉल्व करते करते वी रियलाइज्ड कि दिस इज़ ऑल्सो अ गैप इन द मार्केट एंड वी स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द गैप। और फिर हमने कुछ क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू किया, उनके रेस्टोरेंट्स बनाने शुरू करे। एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, जैसे आपने इंजीनियरिंग की बात करी, वो सारे पॉइंटर्स को हमने आइडेंटिफाई किया और धीरे धीरे उसकी अपने इन हाउस एक टीम डेवलप करी। वो करते करते बीइंग अ फ्रीलांसर आज की डेट में हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एंड ऑब्वियसली उसका एक्सपेंशन अभी हम कर ही रहे हैं। और एक वर्टिकल से आज की डेट में ऑलमोस्ट 7 से 8 वर्टिकल है कंपनी के अंदर। इंडिया के अंदर वी आर द ओनली F&B कंसल्टेंट इन द मार्केट जो अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज देता है। और जो सर्विसेज बची है वो हम ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी कंपनी में धीरे धीरे। तो ये मेन्यू इंजीनियरिंग क्या होती है, क्या करते हैं आप? सर मेन्यू इंजीनियरिंग ना बड़ा सिंपल एक टर्म है।
जब कोई भी बंदा एक नया रेस्टोरेंट खोल रहा होता है, बहुत इजी है। मेरे पास मान लो कोई बंदा आता है, वो बोलता है मुझे एक पिज़्ज़ेरिया ओपन करना है, बहुत इजी है, 10 लोगों के मेन्यू खोलूंगा, उसमें से कॉपी पेस्ट हो जाएगी। बट इंजीनियरिंग तब आएगी जब हम उसमें और डीप डाउन करेंगे। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट डीपिंग इनटू डाउन। तो जब हम उसको और अच्छे से स्टडी करते हैं कि क्या टारगेट ऑडियंस को सामने वाला इंडिविजुअल कैटर करना चाहता है, किस तरीके का रेस्टोरेंट बना रहा है। पिज़्ज़ा आज की डेट में 100-150 रुपये का भी आता है और 1200-1500 का भी आता है। तो वो कौन सी वाली कैटेगरी में, कौन सी वाली मार्केट गैप में घुसना चाह रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट वी विल इंजीनियर कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट चलेगा। दैट इज कॉल्ड मेन्यू इंजीनियरिंग। और फिर उस डायरेक्शन में उसका पूरा मेन्यू फ्रेमिंग होती है, मार्केट टेस्टिंग होती है, स्टडी होती है। देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड दैट। वो सब करके देन फाइनल एक मेन्यू सबमिट होता है जो हम डिसाइड करते हैं इसको एग्जीक्यूट करना है फील्ड पे। दैट इज व्हाट मेन्यू इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट। और सारा जो एम्बियंस है, कहाँ लोकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसी उसके तरह बाद से सब डिसाइड होती हैं। सर उसके बाद होगा एक रेस्टोरेंट का कोर तो खाना ही है ना सर। तो जब हमारे पास एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमारे पास लोग आते हैं कि हमने ना XYZ जगह पे एक प्रॉपर्टी ले ली है जी, यहाँ पे अब हमें ये रेस्टोरेंट खोलना है। अब उसमें क्या होगा, लेफ्ट राइट हम देखेंगे क्या चीज़ नहीं है, उस रेस्टोरेंट पे डाल देंगे। दैट इज ऑल्सो फॉर्मेट, बट जनरली वो सजेस्टेड फॉर्मेट नहीं है सर। आज की डेट में 72% का फेलियर रेशियो है F&B इंडस्ट्री में। 72%? यस। सो वो जो 28% है उसको 100 करना ही हमारा काम है। यानी कि 100 में से जो लोग कुछ खाने का बिजनेस शुरू करते हैं, 72 खत्म हो जाते हैं। सर हर किसी के अंदर ना एक कीड़ा होता है। मैं फूडी हूँ, मुझे फूड बिजनेस खोलना है। फूडी तो मैं भी हूँ, हाँ, लेकिन सिर्फ खाने के लिए। हाँ। So, यंगर डेज में एक मन था मेरा कि कुछ एक रेस्टोरेंट खोलूं, पर अच्छा हुआ नहीं खोला। शायद वो 72% पे मैं भी हो जाता। नहीं, आप खोलते ना, आप CY के हॉस्पिटैलिटीज के पास आते, आपका तब मैं अच्छा आपको मिला रेस्टोरेंट नहीं था, तो फिर आप खोल के देंगे आपका रेस्टोरेंट। तो अब आप देश में भी करते हैं, विदेश में भी करते हैं? राइट। तो अभी हम लोगों ने श्रीलंका में भी अपनी सर्विसेज दी हैं, दुबई में भी इंडियन की है। फूड है कि वहाँ का फूड? नहीं, सो बेसिकली अभी एक इंडियन ब्रांड है जिसको हम श्रीलंका ले जाके और उसका हमने वहाँ पे आउटलेट एक ओपन किया है। एंड सिमिलर फॉर्मेट पे कनाडा में अभी हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट अभी हम बना रहे हैं किसी का। दुबई में भी अभी हम किसी का एक इंडियन रेस्टोरेंट बना रहे हैं। वहाँ के नेटिव्स हैं बट इंडियंस हैं जो वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं। भारत की जो एक खासियत है सिमरनजीत, और आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, वो ये कि हर शायद 50 या 100 किलोमीटर में पूरी क्विजीन बदल जाती है। हर 10 किलोमीटर में एक नई क्यूजीन आ जाती है सर। इतनी 10 किलोमीटर? ऑलमोस्ट। मैं सिटी के अंदर नहीं बोलूंगा, सिटी के बाहर। सिटी के बाहर वही, सिटी में तो खैर सब हर 10-20 किलोमीटर के अंदर चेंज हो जाती तो है। इसको कैसे आप, मतलब अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भारत में, कंज्यूमर मार्केट है, और अब तो खासकर जब इतनी अर्बनाइजेशन हो रही है। राइट। पहले तो हम लोग जाके स्ट्रीट फूड में वहीं जाके अपना कुछ खा खू के आ जाते थे, खुश हो जाते थे। आपने भी शायद आगरा तो बहुत ही एक फूड के लिए बहुत ही, चाट के लिए बहुत फेमस है। चाट, पेठा, एग्जैक्टली, बड़े। हाँ, और वो, लेकिन अब आजकल तो इनको कैसे आप उभार के लाएंगे, जो कुजीन्स हैं जो शायद कई लोगों ने टेस्ट भी नहीं की जी। अब सिंपल उदाहरण देता हूँ, हम लोग यहाँ नॉर्थ के लोग हैं, सोचते हैं साउथ इंडियन फूड इज ओनली इडली डोसा। अग्री। और अब आप जब बड़े होते हैं, ट्रैवल वहाँ करते हैं, तो आप रियलाइज करते हैं कि उनका क्विजीन जी हर स्टेट का इतना बड़ा है। जनरेशन फर्क भी है सर। पहले की जो जनरेशन होती थी, या मैं आज से 10-20 साल 30 साल पहले की बात बोलूँ, लोग इतने एक्सप्लोर्ड भी नहीं थे ना। आज की डेट में बंदा वेल एक्सप्लोर्ड, वेल ट्रैवल्ड है। जब वो एक्सप्लोर करता है, ट्रैवल इज ऑल्सो एन एजुकेशन। और जब वो ट्रैवल करता है तब वो नई चीज़ें देखता है मार्केट में। जब वो नई चीज़ें मार्केट में देखता है, उसको वो चीज़ें पसंद आती हैं, और जब वो वापस आते हैं और सेम फूड उनको अपनी सिटी में मिलता है तो क्रेविंग होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप किसी भी स्ट्रीट पे जाओ, आपको मोमोज मिल जाएंगे। इंडियन फूड नहीं है ना सर, आया तो बाहर से ही है। लोगों ने चाइना बहुत ट्रैवल किया, कोरिया बहुत ट्रैवल करते हैं, एक्सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। जब वो लोग वापस आते हैं और उनको सेम फूड अपने ही सिटी में मिलता है, ऑल्दो हम उस मोमोज का क्या कर देते हैं वो एक सेपरेट डिस्कशन है। बट जब उनको पैन एशियन क्यूजीन इस तरीके से इंडिया में आई है, मैक्सिकन क्यूजीन आई है, लेबनीज आई है, सो आज की एट द सेम टाइम इंडियन क्यूजीन भी ट्रैवल कर रही है ग्लोबली। That is also a very well। पर इंडियन क्विजीन को गांव से शहर तक ला रहे हैं, आप ला पा रहे हैं? सर क्यों नहीं आ रहे? बिहारी रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं मार्केट में,
एग्जैक्टली चाट कॉन्सेप्ट्स खुल रहे हैं। चाट का जो हम एक मॉडर्न चाट रेस्टोरेंट बोलते हैं, तो वो क्या है, वो यही तो है। हम मॉडर्न इंडियन जो रेस्टोरेंट है वो क्या करते हैं, जो गांव का क्यूजीन है, जो सिटी का क्यूजीन है, उसी को तो रीडेवलप करके आपकी प्लेट पे ला रहे हैं। वो जेंजी स्पेसिफिक या फिर आज की डेट का स्पेसिफिक कैसे बन रहा है, हम उसकी प्रेजेंटेशन के अराउंड प्ले अराउंड कर रहे हैं। पाव भाजी में हम एक छोटा सा फॉन्ड्यू दे देते हैं पाव का, या किसी भी तरीके से हम कोई भी अगर प्रेजेंटेशन का जो प्ले अराउंड कर रहे हैं क्यूजीन्स का, वो यही तो है। ये बताइए सिमरनजीत, जो एक ट्रेंड देख रहे हैं और मुझे पता नहीं कि ये कब तक चलेगा, लेकिन आजकल लोग अधिकतर घर पे ही ऑर्डर करके खाना चाहते हैं। तो वो जो एक थ्रिल, हालांकि दूसरी तरफ ये भी है कि आप किसी भी वीकेंड पे शाम को किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, जगह ही नहीं मिलती। मॉल में चले जाइए, सबसे भरे हुए जगह फूड कोर्ट है या जो फ्लोर है जहाँ रेस्टोरेंट्स हैं। जी 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 जी। तो क्या ये जो यंगर जनरेशन है, और तभी ये QSR या क्लाउड किचन, इस टाइप के वो टर्म्स हैं कि भाई खाना अच्छा बना दिया और आपने बस अपना एक ऐप पे मार के घर पे मंगवा लिया, वही खा लिया, तो उसकी एक अलग मतलब फन तो नहीं है उसमें, लेकिन शायद लोगों के अपने अपने वो होते हैं डिज़ायर्स कि भाई हम कहाँ कंज्यूम करें। तो ये ट्रेंड आप कैसे देखते हैं? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर। जब कोविड आया, ऑब्वियसली सब लोग घर पे थे, बंदे को बाहर की क्रेविंग होती थी। इनिशियल डेज में ऑब्वियसली सब कुछ घर पे ही बन रहा था, उसकी रील्स वायरल हो रही थी, डालगोना कॉफ़ी और पता नहीं क्या क्या वायरल हुई, जो कि बहुत ही इंडियनाइज्ड चीज़ें हैं और हम सदियों से अपने घर में यूज़ करते जा रहे हैं। अगेन उसकी प्रेजेंटेशन एलिवेट करके लोग बहुत कुछ कर रहे थे। वहीं पे ये क्लाउड किचन्स होती थी, बट वो क्लाउड किचन्स का जो एक बूस्ट मैं बोलूँगा, वो कोविड के टाइम पे आया। सो उस टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने ऑब्वियसली क्लाउड किचन से रेगुलर फूड ऑर्डर करना शुरू किया। रेस्टोरेंट पर्सपेक्टिव से जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वो अगर एक नॉर्मल QSR की तरह अपना खाना डिलीवर कर देंगे तो उनकी ब्रांड वैल्यू इम्पैक्ट होती है। तो उन्होंने रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस अपनी पैकेजिंग के थ्रू आपके घर पर डिलीवर करना शुरू किया। दैट वॉज अ ट्रेंड, उस टाइम पे काफ़ी चला। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट ओपन हुई, सर देखो ऑनलाइन मीटिंग्स भी बहुत होती थी ना, जैसे ही मार्केट खुली लोगों को फिजिकल मीटिंग की इंपॉर्टेंस समझ आई। द सेम गोज विद द रेस्टोरेंट्स। जैसे ही मार्केट खुली, रेस्टोरेंट्स खुले, लोगों ने बाहर दोबारा डाइन इन करना शुरू किया, ऑब्वियसली द चार्म शिफ्टेड टुवर्ड्स द डाइनिंग ओनली। ये देख रहे हैं आप? है सर, बिल्कुल है। आज की डेट हम क्योंकि लोग, आप तो डेटा देखते हैं, तो उससे आपको हम लोग बेटर... NRAI के मेंबर हैं, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो उसमें इट्स अ वेरी क्लियर थिंग कि पहले क्लाउड किचन्स वर बूस्टिंग फॉर श्योर, बट आज की डेट में जो डाइन इन बिजनेस है वो बेटर हो चुका है। बहुत अच्छा शिफ्ट है सर। अल्टीमेटली सर, अगेन जैसे वो फिजिकल मीटिंग वाली बात है, जब बंदा बाहर जाता है रेस्टोरेंट में खाने ना, मज़ा तो उसको तब भी आता है। तो रेस्टोरेंट्स में अच्छा खासा शिफ्ट हो चुका है। व्हेन इट कम्स टू QSR, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। QSR, रेस्टोरेंट्स, लाउंजेस, हर किसी का बिजनेस मार्केट में अच्छा चल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अनटिल अनलेस जब तक आप अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो, अपने टारगेट ऑडियंस को कैप्चर कर पा रहे हो। अब अगर मैकडॉनल्ड्स बोले मेरे को एक प्रीमियम फैमिली को ही केटर करना है, वो शायद खाएंगे बट रोज़ नहीं खाएंगे, बिकॉज वो कहीं एक स्टेटस फैक्टर भी होता है। सो ऑल दोज फैक्टर्स, आपको अपने टारगेट ऑडियंस की तरफ स्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने टारगेट ऑडियंस की तरफ स्टिक रहो, सारे फॉर्मेट्स अच्छे चलेंगे मार्केट में। क्लाउड किचन्स अभी भी चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, बट उन्होंने क्लाउड किचन्स वालों ने अपने रेस्टोरेंट्स भी खोलने शुरू कर दिए। आप तो वही एक मार्केट शिफ्ट है सर, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अडेप्ट करना पड़ता है। बचपन में सबसे ज्यादा प्रेरित आप किस चीज से हुए? किसने किया आपको प्रेरित? क्या मकसद है आपके जीवन का? मैं इसमें बड़ी छोटी सी आपको चीज़ कोट करूंगा सर। स्कूल में टीचर्स जनरली पूछते थे ना, जब आप 4th 5th या 6th में होते थे, बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बिजनेसमैन बोलता था, नॉट बिकॉज आई केम फ्रॉम द बिजनेसमैन फैमिली, बट पता नहीं क्यों वो अपने आप निकला। और मेरे पार्टनर पुलकित अरोड़ा, वो बोलते थे मैं हलवाई बनूंगा। अच्छा। सो पता नहीं दोनों के दिमाग में पहले से वो कीड़ा था। सो वो कीड़े आज की डेट में एक बिजनेस का रूप ले चुके हैं सर। आपको ट्रैवल का बहुत शौक है, स्पोर्ट्स में भी आपको बहुत दिलचस्पी है। एक बात बताइए, जैसे आजकल एक पूरी मुहिम है, सरकार ने भी चलाई है, कि जो हमारे देश में आर्टिसंस हैं, जैसे जी, बहुत टैलेंट है, अग्री, लेकिन वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, राइट, छोटी जगहों में। अब हालांकि कई कंपनियां आई, उनसे सोर्स कर रही हैं। कर रहे क्या आप ऐसा ही फूड में देखना चाहते हैं? जैसे आप कहीं, आप तो ट्रैवल करते हैं जी, छोटी जगह जाइए, वहाँ कोई एक परिवार है जो बहुत ही शानदार खाना बना रहे हैं, लेकिन वहीं के वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल।
तो उन्हें या उनकी स्किल को क्या आप एक सोचते हैं अगले 10-20 साल में बिजनेस में तो आप सक्सेसफुल हो ही गए हैं आप काफ़ी, तो अब आप और इतने यंग हैं, तो क्या ये आप देखते हैं कि क्योंकि अब क्या मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि भारत का अगले 15-20 दिन में जो कंजम्पशन हमारे ही देश में अपना होने वाला है, और खासकर फूड तो एक ऐसा बिजनेस है जो कहते हैं कि रिसेशन नहीं आ सकता है ना, रिसेशन तो आएगा नहीं, लोग खाना बाहर तो बंद नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है जैसे आपने कहा 72% बंद हो सकते हैं, कोई आगे नहीं आ सकता। सर कोविड में रिसेशन नहीं आया, अब क्या आएगा? तो क्या आप सोचते हैं कि ये इस टाइप के जो क्विजीन्स हैं इनको हम लेके आए, इन लोगों की मदद करें, बाहर लेके आए, इनको अपॉर्चुनिटी दें एंटरप्रेन्योरशिप की? सर इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। ऑलरेडी काफ़ी FMCG कंपनीज ये काम कर रही हैं। जैसे एक शार्क टैंक में हमारा ही एक कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड ब्रांड है कीवी किसान, वो आए थे। वो लोग जिस जगह का जो चीज़ फेमस है आर्टिजनल्स का, वो उसको लेके आते हैं, पैक करके देन मार्केट में सेल करते हैं। FMCG फॉर्मेट में ऑलरेडी ये काम चल रहा है। और व्हेन इट कम्स टू रेस्टोरेंट फॉर्मेट, आप उनसे क्यूजीन तो उठा सकते हो, आप मे बी उनकी फैमिली में से किसी एक को लेके भी आ जाओगे और आप उसको कुकिंग करवा पाओगे, बट आप उसको एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की गाइडेंस कैसे दोगे? वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वहीं पे तो आप जैसे लोग आ जाते हैं ना। अग्री सर, मतलब वो एक थोड़ा सा डिबेटेबल चीज़ है कि वो कैसे हो पाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अमृतसरी कुलचा बहुत फेमस है। अब इंडिया में आज की डेट में आप गुड़गांव पकड़ लो, बैंगलोर पकड़ लो, बॉम्बे पकड़ लो, बहुत सारे आउटलेट्स ऐसे खुल रहे हैं जो ऑथेंटिक अमृतसरी कुलचा बेचते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अमृतसर के किसी एक कारीगर को पकड़ते हैं, टिपिकल कारीगर को पकड़ते हैं, शेफ को भी नहीं, और उसको थोड़ा सा ऑब्वियसली अच्छा पैसे का फॉर्मेट दे देते हैं, कई बार कुछ पार्टनरशिप भी ऑफर कर देते हैं, और लेके आते हैं और वो उनका पूरा आउटलेट रन करता है। सो इस चीज़ को ना एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में लाना वुड बी अ लिटिल टफ, बिकॉज वो थोड़ा सा नॉलेज का, थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड का फ़र्क हो सकता है, बट ऑलरेडी थोड़े लेवल पे चल रहा है और ये इसी फॉर्मेट पे आई थिंक मेरे को लगता है चलता रहेगा। अब उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लेके आना है वो थोड़ा सा अभी जैसे एक चीज़ की मुझे बहुत खुशी होती है कि जैसे शेफ़ जी पिछले 15-20 साल 25 साल में एक इतनी क्वालिटी और इतनी मतलब एक रिकग्निशन मिली शेफ्स को। जी पहले भी होते थे, अग्री, लेकिन अब आप देखिए सेलिब्रिटीज हो गए हैं शेफ्स। यस, और अच्छी बात है क्योंकि आपने एक स्किल बनाया अपने लिए और उसकी आपको वैल्यू मिल रही है। अग्री विद दैट, अग्री विद दैट। ये ट्रेंड देखते हैं आप कंटिन्यू है सर, ऑलरेडी है। शेफ ओरिएंटेड रेस्टोरेंट, सेलिब्रिटी शेफ ओरिएंटेड रेस्टोरेंट्स बहुत खुल रहे हैं मार्केट में। लोग, बट एक प्रॉब्लम क्या होती है सर, एज अ कंज्यूमर, जब मैं एक सेलिब्रिटी शेफ रेस्टोरेंट में जाता हूँ ना, मैं पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे पास ना मेरे टेबल पे दाल मखनी भी आएगी ना तो पता नहीं क्या अलग होगी। ये एक थोड़ी प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली है तो दाल मखनी ना, उसमें उसने उस सेलिब्रिटी शेफ ने भी अगर टॉप नॉच मटेरियल डाल दिया तब भी आप उससे क्या अलग एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी शेफ रेस्टोरेंट है मार्केट में, काफ़ी फेमस है। उनके मेन सेलिब्रिटी शेफ से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये बोला, कहते मेरे रेस्टोरेंट में बंदे को आके लगता है कि मैं पता नहीं क्या अलग दे दूंगा। कहते जो चीज़ें मार्केट में मिल रही है शायद उससे थोड़ा सा बेटर दे दूंगा, बट वो बहुत अलग की डेफिनेशन नहीं मैं आज तक समझ पाया। दिस विल बी अ ट्रेंड इन द मार्केट सर, दिस इज फॉर श्योर। अगेन उस शेफ्स वाले फॉर्मेट पे अगर आप देखोगे तो अब वो कंसल्टेंट शेफ्स होते हैं जो हमारे जैसे कंसल्टेंट्स के साथ काम करते हैं। पहले वो जो शेफ होते थे वो एक टिपिकल रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते थे, आज की डेट में वो सेलिब्रिटी शेफ पे भी पहुंच रहे हैं, आज की डेट में वो कंसल्टेंट शेफ पे भी पहुंच रहे हैं, तो उनकी भी मार्केट नॉलेज एनहांस हो रही है। ये जो इंडस्ट्री है रेस्टोरेंट्स की, क्योंकि आपने कहा आप मेंबर भी हैं एसोसिएशन के, इसकी किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं आप भारत में आने वाले सालों में? अगर आप इंडस्ट्री ग्रोथ देखो सर तो हर साल ऑब्वियसली इट इज इंक्रीजिंग। आई डोंट नो द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ नंबर और टू बी रियली ऑनेस्ट, बट हर साल मार्केट ग्रोथ हो रही है सर। रिटेल इंडस्ट्री अगर आप इस टाइम पे अगर आप बात करेंगे तो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो रिटेल इंडस्ट्री डाउन है। ब्रांड्स स्टोर्स अपने ज़रूर खोल रहे हैं लेकिन उतनी सेल्स नहीं आ पा रही है, मे बी बिकॉज इट्स अ ब्लिंकिट एरा, तो लोग ऑनलाइन पे ज़्यादा स्विच हो चुके हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रेस्टोरेंट्स कोई रिसेशन नहीं है सर, आपने तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, मतलब एक से बढ़ के एक, स्टारबक्स, बर्गर किंग भी, बर्गर सिंह भी, मेड इन पंजाब, फैट टाइगर, मैं तो कईयों के इनके नाम भी नहीं सुने, हाउस ऑफ कैंडी का तो सुना है, बेल्जियन फ्राइज, मतलब बहुत सक्सेस कमाया आपने सिमरन जी।
इतने बड़े ब्रांड्स के साथ आप काम करते हैं, तो क्या कुछ एक उदाहरण दीजिए कि क्या सीखा आपने इनसे? अगेन सर, जब आप ब्रांड्स बोलते हो ना, तो हर कैटेगरी के ब्रांड्स के साथ हम एक्सपेंशन, किसी के साथ हम सिर्फ एक्सपेंशन कर रहे हैं, किसी के साथ हम उनके पूरे कॉन्सेप्चुलाइजेशंस कर रहे हैं, किसी के साथ हम शायद सिर्फ डिजाइनिंग, ब्रांड ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ब्रांडिंग कर रहे होंगे, किसी के साथ इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे होंगे। सबके साथ अलग अलग रोल्स हैं। द ओनली थिंग विच वी फॉलो एट एवरी क्लाइंट ऑफ आवर्स, बी ऑनेस्ट टू देम। आप उनका कुछ भी काम करो, ऑनेस्टी के साथ करना। सामने वाला बंदा अपनी हार्ड एंड मनी आपके पास इन्वेस्ट कर रहा है, या आप पे ट्रस्ट कर रहा है अपने स्टोर के एक्सपेंशन के लिए, आप पे ट्रस्ट कर रहा है कि आप मेरे बेटे को, मेरी बेटी को अच्छा रेस्टोरेंट खोल के दोगे जिसकी मैं एक चेन खोलूँगा। सो जस्ट बी ऑनेस्ट टू देम। आप पैसे के लालच में या किसी भी चीज़ के लालच में सामने वाले का पैसा मत डुबाओ। बस वो ऑनेस्टी हमने सीखी है, उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं मार्केट में, उसी की वजह से आज की डेट में आपके साथ बैठे हैं। एक आखिरी सवाल, जो यंग पीढ़ी है, या यंग क्या मतलब हर पीढ़ी में, खासकर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, और आजकल थोड़ा शायद ज़्यादा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना, के साल भर में 2 साल में यंग लोग सोचते हैं मेरा बिजनेस चला ही नहीं, बंद कर दो, निकल जाओ। जी, आपका सफ़र भी 12 साल के करीब है, तो वक्त लगता है किसी भी चीज़ को बड़ा बिल्ड करने में। तो क्या आप एडवाइस देंगे? आप भी अभी भी यंग हैं, और जब शुरू किया तब भी यंग थे, 2 साल आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया, तो यंग जो दर्शक हैं उनको आप क्या एक एडवाइस देंगे एंटरप्रेन्योरियल तरीके से, कि भाई किस तरह से, और आपके को फाउंडर भी आपके साथ अब तक हैं, क्योंकि कई बार ये कहते हैं कि किसी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आपके को फाउंडर सही मिल जाएं आपको जी, तो रास्ता और सही हो जाता है। तो क्या एडवाइस देंगे आप? सर, क्योंकि दोनों की इंटेंशन अच्छी है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में हम सोचते हैं। उनका भी यही मोटिव रहता है कि सामने वाले के साथ अच्छा काम करना है, मेरा भी ये मोटिव रहता है अच्छा काम करना है, और सेम चीज़ फिर टीम में फॉलो होती है। सो व्हेन इट कम्स टू योर क्वेश्चन, हमारे पास जब भी कोई बंदा आता है ना सर, नया रेस्टोरेंट खोलने के लिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से है, होते हैं कई लोग थोड़े से ऑब्वियसली कम इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, कई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। हम सबसे पहला क्वेश्चन उनको ये पूछते हैं कि जो आप बिजनेस खोलना चाह रहे हो, जो आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो, QSR कुछ भी खोलना चाह रहे हो, हु विल ऑपरेट द शो। अगर कोई फैमिली मेंबर आप 6 महीने के लिए नहीं बिठा सकते, इट्स अ टिपिकल दुकानदारी फॉर 6 महीना। इफ यू कैन नॉट डू दैट, डोंट एंटर इनटू F&B इंडस्ट्री। ऑल्दो ना करना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी कंसल्टेंट के लिए, बट वो ना करने से हमारा वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जाता है ना मार्केट में, तो हम वो इसलिए फॉलो करते हैं। सो अगर आप नया बिजनेस खोलना चाह रहे हो और आप 6 महीना 1 साल डिवोट नहीं कर सकते उसको, और टिपिकल दुकानदारी नहीं कर सकते, डोंट एंटर इनटू द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री इज नॉट फॉर यू। उस केस में फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या हम फ्रेंचाइजी ले लें? अल्टीमेटली आप किसी की फ्रेंचाइज भी लोगे, दुकान तो आपकी है, पैसा तो आपने लगाया है। सामने वाला ब्रांड अपनी SOPs दे सकता है, रेसिपीज दे सकता है, खुद ओनर तो वहाँ नहीं खड़ा होगा ना, आप ही ओनर हो उस दुकान के, वो दुकान चलानी आपको ही है। सो ब्रांड बाद में आएगा, दुकान पहले आएगी। पहले 6 महीने दुकानदारी कर लो, 7वें महीने पे बात करेंगे कि ये अभी भी दुकान है या अब इसको ब्रांड बनाया जा सकता है, और उसी फॉर्मेट पे एक्सपेंशन। सर, आज के डेट में कोई भी बंदा अगर नया बिजनेस खोल रहा है ना, स्पेशली फूड बिजनेस, वो सिंपल वो कभी नहीं सोचता मैं एक दुकान ही खोलूंगा, उसको एक ब्रांड बनाना होता है। पर वो दुकान और ब्रांड के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो उसको समझाना बहुत जरूरी है, और उसमें समय लगता है, उसमें समय effort लगता है सर। बिल्कुल, फूड बिजनेस टाइम मांगता है सर, कोई भी बिजनेस हो टाइम मांगता है सर, जब तक, एंड ऑनेस्टी मांगता है। जब तक आप उसको ढंग से नहीं चलाओगे वो नहीं हो सकता। तो इसी हम मैपिंग उस तरीके से करते हैं कि आपको जो 10 स्टोर्स खोलने हैं, पहले 1 साल में शायद सिर्फ 2 या 3 ही खुलेंगे, लेकिन उसके बाद हर महीने 1 खुल सकता है। then it will be a pure replication. First store will be a pure R&D, उसी पे सारी R&D हो रही है, heavy expenses जा रहे हैं. From second or third store onwards, it will be a pure replica. So all those guidance needs to be transformed to the client. और तब अगर वो बोलता है yes, I am ready to take this challenge, then only we onboard them and execute the project with them. चोरी चुपके कौन सी डिश खाते हैं आप? कौन सी फेवरेट डिश है आपकी? सबको तो खिलाते रहते हैं। मेरा स्वीट टूथ बहुत है, तभी पूछा मैंने। मिठाई, सो कोई भी हो, फ्रिज में रखते हैं छुपा के, रात को जाते हैं खोल के? नहीं, nothing like it. So waffles, chocolates, ice creams, I have a sweet tooth. अब आप बोलोगे वो शायद शरीर से नहीं दिखता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगा आप कहेंगे पेठा, खीर, इंडियन स्वीट्स नहीं। And same goes with मतलब इंटरनेशनल हो गए हैं आप।
हाँ, ये सब इंटरनेशनल ब्रांड्स को मैनेज चाहिए, करता है। डेजर्ट्स चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी मेरे पार्टनर, उनका चाट वाला टुथ है, उनको चाट खिला लो जब मर्जी। आगरा जाते हैं आप? फ्रीक्वेंट सर, दोनों, हम दोनों बहुत फ्रीक्वेंट है। वहां जाके कहाँ जाते हैं? पेरेंट्स होम अभी नहीं दोनों का आगरा मतलब में। खाना खाने कहाँ जाते हैं? अगेन सर हमारे वहाँ पे वहां भी खोल लिया आपने? हमने आगरा में सर, शायद आगरा के सबसे बड़े फूड कंसल्टेंट्स हम ही है। वहाँ पे जितने अच्छे रेस्टोरेंट्स खोले हैं उसमें जो बड़े बड़े नाम हैं, प्राइड होता होगा आपकी फैमिली को जाके जब कहते होंगे मैं ये मैनेज करता हूँ, मैं ये मैनेज। एग्जैक्टली सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। Thank you so much, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को खिलाते रहिए, और जो भारत में इतना एक धरोहर है अच्छे खाने का, वो सबको स्प्रेड करें आप, और ग्लोबल खाना देश में लाएं, इंडियन खाना बाहर लेके जाएं। इंडियन खाना बाहर लेके जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, विश sir. यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। थैंक यू सो मच।